तो स्वागत है आपका एक बार पुनः आपके अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, जैसा कि आपकी परीक्षाओं का समय बहुत निकट है, तो दोस्तों आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम कक्षा 10वीं के दोस्तों मैथ के पेपर को हल करेंगे। दोस्तों, ये मैथ का जो पेपर है दोस्तों, आपका जो है अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा दोनों के लिए और प्री बोर्ड परीक्षा सभी के लिए दोस्तों बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रश्न पत्र को। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर की घंटी पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका जो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कक्षा 10वीं मैथ विषय के पेपर को। दोस्तों, इस पेपर में कुल टोटल दोस्तों क्वेश्चन दिए हैं। प्रश्नों की संख्या 23 है और इसमें टोटल पेजों की संख्या दोस्तों 8 है और इसका टोटल समय है दोस्तों 3 घंटे और इसमें मैक्सिमम मार्क है दोस्तों 75 नंबर। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सही विकल्प से। पहला क्वेश्चन सही विकल्प से संबंधित है दोस्तों। इसमें पूछा गया है 12, 16 और 20 का एचसीएफ बताना दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। तो दोस्तों 12, 16 और 20 का दोस्तों जो एचसीएफ होगा वो होगा दोस्तों 4। क्यों कौन सा होगा दोस्तों? 4, क्योंकि दोस्तों 4 से दोस्तों 12 भी विभाजित हो जाता है, 4 का भाग 16 में भी चला जाता है और 4 का भाग दोस्तों 20 में भी चला जाता है। तो दोस्तों इसका जो दोस्तों एचसीएफ होगा वो होगा दोस्तों 4। दोस्तों एचसीएफ में न्यूनतम घात दी जाती है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। इसके बाद दोस्तों दूसरा प्रश्न पूछा गया, रैखिक बहुपद की घात होती है। दोस्तों बताना रैखिक बहुपद की घात। तो दोस्तों रैखिक बहुपद वह होता है जिसकी घात दोस्तों 1 होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों डी है, इसकी घात 1 होती है। इसके बाद दोस्तों तीसरा देखते हैं, समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के एक अद्वितीय हल होने की दोस्तों क्या शर्त है? अद्वितीय हल के लिए बताना है कौन सी कंडीशन लागू होती है। तो दोस्तों अद्वितीय हल के लिए दोस्तों जो गुणांकों का जो अनुपात होता है वो बराबर नहीं होता। तो दोस्तों इसकी जो शर्त लागू होगी वो होगी दोस्तों ये a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। दोस्तों इनका जो गुणांकों का जो अनुपात होता है a1a2 और b1/b2 ये दोस्तों अनुपात बराबर नहीं होता। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, a बराबर नहीं है 0, तो मूल कैसे होंगे बताना दोस्तों। तो मूल जो है दोस्तों तो मूल वास्तविक होंगे। तो किस कंडीशन में दोस्तों मूल वास्तविक होंगे? तो इसकी दोस्तों जो कंडीशन है वो है b² माइनस 4ac बराबर 0। तो दोस्तों अगर b² माइनस 4 हो, विभक्तिकर का मान अगर दोस्तों 0 है तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। इसके बाद दोस्तों 5वां प्रश्न देखते हैं, यदि AP का मान दिया है दोस्तों, इसमें 11वां पद बताना है। तो दोस्तों जो इसमें जो 11 पद होगा वो होगा दोस्तों 22। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। इसका जो 11वां पद होगा 22 होगा। और दोस्तों इसका सूत्र लगाते हैं, AN बराबर A प्लस n-1/d। इससे दोस्तों इसका हम पद निकालते हैं, AN बराबर A प्लस n-1 इक्वल टू d। ये इस सूत्र की सहायता से दोस्तों हम 11वां पद निकाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या पूछा गया है? दूसरा प्रश्न जो है दोस्तों रिक्त स्थान की पूर्ति से संबंधित है। इसमें पूछा गया, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx बराबर 0, a बराबर नहीं 0 के लिए तो विभक्तिकर d का मान निकालना है। तो दोस्तों विभक्तिकर का जैसा कि पता है, विभक्तिकर होता है b² माइनस 4ac। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें, विभक्तिकर का मान होता है b² माइनस 4ac। इसके बाद दोस्तों अगला पूछा गया है, AP के n पदों का योग का फार्मूला बताना है। तो दोस्तों AP के जो n पदों का योग उसका फार्मूला होता है। तो दोस्तों इसका फार्मूला होता है s इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। ये दोस्तों n पदों के योग का फार्मूला है। इसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा गया, दोस्तों सभी व्रत होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि पता है जो सभी व्रत होते हैं वो कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। इसका दोस्तों राइट आंसर होगा समरूप। इसके बाद दोस्तों व्रत तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको व्रत और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहा जाता है। दोस्तों कौन सा बिंदु कहा जाता है? स्पर्श बिंदु। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें।
दोस्तों ये पिछली विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं और ये बार बार दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से याद कर लें। इसके बाद है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, जो प्रोबेबिलिटी है दोस्तों, वो बताना कितना होता है। तो दोस्तों सभी की इनकी जो प्रोबेबिलिटी का जो योग होता है दोस्तों वो 1 होता है, इसको आप याद रखेंगे। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है दोस्तों, लंब होती है, इसको आप याद रखेंगे। जो वृत्त के किसी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा होती है वो दोस्तों उसकी जो त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। दोस्तों ये थ्योरम में प्रमेय है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं। तीसरा में क्या पूछा है। तीसरा दोस्तों प्रश्न क्रमांक है आपके मैच द करेक्ट कॉलम, अर्थात दोस्तों सही जोड़ी मिलाना है। तो दोस्तों पहला दिया है अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों जो अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो होता है 2πr², और जो गोले का होता है दोस्तों वो होता है 4πr²। दूसरा दिया बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों बेलन का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है दोस्तों 2πr इसका ये। इसके बाद वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दोस्तों वृत्त के जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है वो दोस्तों होता है θ/360 × πr²। ये दोस्तों होता है वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसके बाद दोस्तों cot A का मान निकालना है। तो दोस्तों cot A की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/10A। तो दोस्तों इसका जो है ये चौथे का ये हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों cosec स्क्वायर A बराबर होता है दोस्तों 1 + cot A। इसका दोस्तों ये हो जाएगा पाँचवें का। और छठवां है sin 0 की वैल्यू दोस्तों 0 होती है, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्रमांक चौथा क्या पूछा गया। चौथे में सत्य असत्य बताना है। समीकरण x - 2 का होल स्क्वायर + 1 = 2x - एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो दोस्तों ये असत्य है, इसको आप। दूसरा पूछा गया है AP दी है, इसमें सर्वांतर -2 है। तो बताना दोस्तों क्या इसमें सर्वांतर -2 है। तो दोस्तों ये भी असत्य है। क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो दोस्तों ये भी असत्य है, सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप। इसके बाद दोस्तों तीसरा दिया है, चौथा दिया है बिंदु 3 - 1 और 6, 4 का मध्य बिंदु 9, 3 है। तो दोस्तों इसका मध्य बिंदु बताना 9, 3 है। तो दोस्तों ये भी क्या है आपका असत्य है। इसके बाद दोस्तों किसी घटना E के लिए जो प्रायिकता है वो होती है 1 - p। तो दोस्तों ये सत्य है आपका। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में एक आनुभाविक संबंध है जो निम्नलिखित है 3 × माध्यक बराबर बहुलक +2 माध्य। तो दोस्तों ये सत्य है, इसका ये आपका। इसके बाद दोस्तों पांचवा पूछा गया है निम्नलिखित में से एक वाक्य में उत्तर बताना है। कोण समरूपता कसौटी लिखिए। तो दोस्तों कोण समरूपता कसौटी ये होती है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दोनों कोणों के बराबर होते हैं तो दोस्तों दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। दोस्तों इसको लिख लीजिए आप। यदि एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दोनों कोणों के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे दोस्तों, समरूप होंगे। ये दोस्तों इसकी जो है कोण समरूपता कसौटी। बिंदु P x1 y1 और Q x2 y2 के बीच की दूरी का सूत्र लिखिए। तो दोस्तों इसका सूत्र होता है रूट, इसको आप याद कर लें, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दोस्तों दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है। दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए दोस्तों। तो दोस्तों दृष्टि रेखा कहलाती प्रेक्षक की आँख से प्रेक्षित वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। दोस्तों ये प्रेक्षक की आँख से प्रेक्षित वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दोस्तों दृष्टि रेखा कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा दोस्तों, एक परिभाषा पूछी जाती है तो इसको आप याद रखेंगे। वृत्त के त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का सूत्र बताना दोस्तों। तो इसकी चाप की लंबाई का सूत्र आप देख लें, θ/360 × 2πr। θ/360 × 2πr। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं। तो दोस्तों एक वृत्त की दोस्तों अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं होती है। अवनमन कोण को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों अवनमन कोण की परिभाषा बताना है। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है दोस्तों वो अवनमन कोण कहलाता है। इसकी परिभाषा लिख लें आप।
दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाले कोण को दोस्तों अवनमन कोण कहा जाता है। इसको आप अच्छी तरह से परिभाषा याद कर लें दोस्तों। अवनमन या अवनमन कोण में से एक परिभाषा जरूर पूछी जाती है इसमें जो है आपके 1 मार्क्स में। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6वां देखते हैं। 6वें में क्या पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा गया दोस्तों, इसमें 5005 की आवाज़ गुणनखंड को में दोस्तों व्यक्त करना है इसको। और दूसरा अथवा में दिया है 8, 9, 25 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों 8, 9, 25 का जो एचसीएफ होगा वो इस तरह होगा दोस्तों। 8 के जो है इस तरह खंड करेंगे, 1 × 2 × 2 × 2, 9 के होंगे दोस्तों इस तरह 3 × 3 और 25 के होंगे दोस्तों 1 × 5। तो दोस्तों इसका जो है इसमें देखते कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड का नहीं है, कोई भी दोस्तों इसमें कॉमन नहीं है। इसकी दोस्तों इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। तो दोस्तों इसका एचसीएफ 1 होगा। दूसरा दोस्तों है x² + 7x के शून्यक ज्ञात करना है। तो दोस्तों शून्यक इस तरह निकालेंगे, 10 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनको जोड़ने या घटाने पर 7 आए। तो दोस्तों x² + 7x को इस तरह लेंगे, 5 + 2x, इनके 2 के समूह बनाएंगे दोस्तों। इसको हल करेंगे तो इसका जो x का मान आएगा -2 और इसमें x का मान आएगा -2। तो दोस्तों इसके शून्यक हो जाएंगे -2 और -5। इसके बाद दोस्तों 8वां देखते हैं। 8वें क्या पूछा गया। 8वें पूछा गया दोस्तों, किसी बहुपद x² - 3 के शून्यकों का योगफल और दोस्तों गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसकी दोस्तों तुलना कराएंगे, इसके समीकरण की ax² + bx + c से तुलना कराने पर तो दोस्तों a का मान 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ x² गुणांक 1 है। b का मान नहीं दिया दोस्तों, 0 हो जाएगा और c का मान होगा -3। तो दोस्तों शून्यकों का योगफल निकालेंगे अल्फा + बीटा, तो ये होता है दोस्तों -b/a। और b का मान कितना दिया दोस्तों, 0 बटे a का मान 1, तो 0/1। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे अल्फा × बीटा बराबर होगा c/1। तो c का मान -3 दिया और a का मान 1, तो -3/1, तो दोस्तों -3 होगा। इसके बाद दोस्तों शून्यकों का योगफल निकाल लिया और गुणनफल निकालने के बाद इसका दोस्तों सूत्र होता है x² - अल्फा + बीटा × अल्फा × बीटा। इसमें दोस्तों मान रखेंगे तो दोस्तों इस तरह दोस्तों द्विघात बहुपद हमारा तैयार हो जाएगा बन करके। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 9 में देखते क्या पूछा है। 9 में दोस्तों पूछा गया है, इसको जो है समीकरण को हल करना है, रैखिक समीकरण को। तो दोस्तों समीकरण को हल करने के दोस्तों इसमें a1/a2 का संगत और असंगत बताना है इसमें आपको। तो दोस्तों इसको हल करेंगे तो दोस्तों इसको a1 + b1x से तुलना करेंगे। तो दोस्तों इसका जो है हल करने पर ये आएगा। आप इनको अच्छी तरह से देख लें दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें। तो उसको आपको एक सब्सक्राइब में नया मोटिवेशन देता है। इस तरह दोस्तों हम आपके लिए नए वीडियो निकालेंगे। तो दोस्तों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालेंगे। तो देखते हैं a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो दोस्तों ये संगत होगा। तो दोस्तों बताना है इसमें संगत। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 10वां देखते हैं। 10वें में क्या पूछा है, इनमें के मूल ज्ञात करना है। तो मूल दोस्तों इस तरह निकालेंगे 2x² - 5x, इसके दोस्तों गुणनखंड करेंगे और दोस्तों इसके मूल इस तरह निकालेंगे x बराबर 3/2 आएगा और x बराबर 1। तो दोस्तों इसके मूल आएंगे 3/2 और 1। तो दोस्तों ये इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह देख लें और इससे दोस्तों आपका एक आत्मविश्वास बढ़ेगा कि पेपरों का, और दोस्तों आपका पैटर्न पता चलेगा कि किस तरह के परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों आप इन प्रश्नों को बार बार अभ्यास करें और जो है ताकि आप परीक्षा में दोस्तों एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से नोट डाउन करें। दोस्तों सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही दोस्तों आपसे आप परफेक्ट होते जाएंगे। तो आप बराबर अभ्यास करिए, सवालों को बार बार लगाइए ताकि आप परीक्षा में दोस्तों एक अच्छे से अच्छा स्कोर प्राप्त करें। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।